हेलो स्टूडेंट्स, वन डे वन चैप्टर सीरीज के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं शरीर रचना विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 दैट इज गर्भ वक्रांति शारीरम। इससे पहले शरीर रचना विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हम अपलोड कर चुके हैं एंड जो चैप्टर नंबर 2 है अभिनव वृत्ति शारीरम वो अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर सिलेबस में गिवन नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीआईएसएम सिलेबस। तो आप एनसीआईएसएम की पीडीएफ के अकॉर्डिंगली ही पढ़ें जो एनसीआईएसएम की साइट पे गिवन है एंड उसका भी अलग से मैंने वीडियो बना रखा है कौन से चैप्टर आ रहे हैं कौन सा नहीं आ रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोज भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 गर्भ वक्रांति शारीरम। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ठीक है, गर्भ वक्रांति शारीरम को एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उसका बेस थीम समझ लेते हैं। शरीर ज्ञान से पूर्व उसके निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। जैसा कि हमें पता है शरीर रचना विज्ञान में हम शरीर की रचना का अध्ययन करेंगे, तो शरीर की रचना का जो निर्माण होता है उससे पहले उसका निर्माण कैसे हुआ है उसका अध्ययन अपने को करना आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में सर्वप्रथम गर्भ अवस्था का ज्ञान किया जाता है। अतः इसके निर्माण करने वाले तत्व शुक्र सोडित के स्वरूप का ज्ञान, शुक्र यानी कि स्पर्म, सोडित यानी ओवम। ठीक है, तो सीमेन यानी कि स्पर्म एंड ओवम के स्वरूप का ज्ञान। ठीक है, उसके संयोग की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, संयोग के उपरांत उत्पन्न करने वाले भाव, आनुवांशिक सिद्धांत, शुक्र सोडित के बीज भाग, उनका परिवर्तन, इनके बीज भाग अवयव वगैरह भी पढ़ने हैं अपने को, उनका परिवर्तन, लिंग भेद के कारण यानी कि मेल और फीमेल कैसे बनते हैं एवं आकृति तथा गर्भ पोषण आदि प्रक्रिया एवं सिद्धांतों का वर्णन जिस शारीर में किया गया है उसे क्या कहते हैं, गर्भ वक्रांति शारीर कहा जाता है। तो एक तरह से आप इसको गर्भ वक्रांति की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं और पूरा चैप्टर का बेस थीम भी बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अपने को जो शरीर रचना विज्ञान है उसमें शरीर की रचना का अध्ययन करने से पहले अपने को वो बनता कैसे है शरीर की, है ना, शरीर बनता कैसे है उसकी जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान हम करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला गर्भ अवतरण, देन गर्भ निर्माण और तीसरा है गर्भ का पोषण। 3 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया गया है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले गर्भ परिभाषा, शुद्ध शुक्र व आर्तव, इसके लक्षण, गर्भाधान पढ़ेंगे, गर्भोत्पादक भाव, आनुवांशिक सिद्धांत, कोश व विभाजन, बीज के बीज भाग अवयव, गर्भ निर्माण प्रक्रिया, स्तर निर्माण, शरीर अंग प्रत्यंग निर्माण, लिंग भेद, गर्भ विकास की प्रक्रियाएं, अपरा निर्माण, नाभि नाड़ी जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसका निर्माण, गर्भ वृद्धि कर भाव, देह व सत्व प्रकृति। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो 1 बाय 1 एक स्टार्ट करते हैं, बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर सबसे पहले गर्भ की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। शुक्र शोडित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संख्या भवति। चरक के अनुसार ये परिभाषा है गर्भ की। इसका मतलब क्या है, शुक्र शोडित यानी कि जो स्पर्म है और सोडित यानी कि ओवम है। ठीक है, स्पर्म और ओवम का जीव संयोगे, इनका संयोग ही तु खलु कुक्षिगते, खलु मीने निश्चय ही। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम का जब कुक्षिगते यानी कि जो गर्भाशय में जब संयोग होता है तो निश्चय ही उसको गर्भ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, गर्भ संज्ञा भवति यानी कि गर्भ का निर्माण होता है जब स्पर्म और ओवम का गर्भाशय में संयोग, निश्चय ही संयोग होता है तो निश्चय ही गर्भ बनता है या उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये चरक अनुसार डेफिनेशन है। सुश्रुत अनुसार क्या कहा गया है, शुक्र शोडितम गर्भाशय स्तमात्म प्रकृति, ये गर्भाशय आत्म प्रकृति है। ठीक है, इस संधि विकसित करके शुक्र शोडितम गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। यानी कि शुक्र और शोडित वही स्पर्म और ओवम का गर्भाशय में जो गर्भाशय में आत्मा और विकारों से युक्त
जो शुक्र शोणित हैं उनको क्या कहा जाता है, गर्भ इति उच्यते, गर्भ बोला गया है। यानी कि जब वही सेम डेफिनेशन है, ज़्यादा अंतर नहीं है, सबने सेम ही बोला है कि शुक्र और शोणित जब गर्भाशय में आत्मा और विकारों के साथ मिलते हैं तो उसी से गर्भ का निर्माण होता है और उसी को गर्भ बोला जाता है। ठीक है, ये थी गर्भ की डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं शुक्र शोणित स्वरूप व विशुद्ध भाव, यानी कि शुक्र और शोणित के बारे में डेफिनेशन वो होते क्या हैं। सबसे पहले पुरुष में शुक्र का निर्माण होता है जिसको सीमेन बोलते हैं। इसके अन्य नाम या पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, रेत और सार भी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रेत और सार। पुरुष में शुक्र का निर्माण होता है और स्त्री में जो शोणित है उसका निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पर दो प्रकार के आर्तव का वर्णन किया गया है, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, देखते हैं। जो स्त्री होता है उसमें एक दृश्य होता है, उसको आर्तव बोलते हैं, शोणित भी बोलते हैं या बहिपुष्प बोलते हैं। अच्छा, शोणित बहिपुष्प का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लड निकलता है उसको बहिपुष्प बोला जाता है, जो कि दिखाई देता है हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लड बाहर निकलता है उसको बहिपुष्प बोला जाता है। ठीक है, जो कि दृश्य होता है, ऑब्वियसली अपने को दिखता है। अच्छा, दूसरा है अदृश्य अंतःपुष्प या डिम। डिम का मतलब ओवम। जो ओवम होता है वो अदृश्य होता है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, अंतःपुष्प बोला जाता है। तो इस तरह से दो आर्तव का वर्णन है स्त्री के केस में। एक होता है जो अंदर ही रहता है, जो डिम या ओवम होता है, ये मेन होता है क्योंकि ये क्या करता है, ऑब्वियसली ये शुक्र के साथ संयोग होकर गर्भ का निर्माण करेगा, तो ये मेन होता है। ठीक है, और ये बहिपुष्प जो कि गर्भाशय को क्या करता है, साफ करता है। तो इसका काम होता है गर्भाशय को साफ करना और प्रेगनेंसी को जो बनाने के लिए जो बाकी जो काम होता है वो ये करता है। ठीक है, बहिपुष्प। और अंतःपुष्प होता है वो शोणित के साथ संयोग करके गर्भ का निर्माण करता है। अब इसके बाद देखते हैं शुद्ध शुक्र क्या है। सुश्रुत अनुसार ये श्लोक है, स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इक्षन्ति केचितु तैलच्छौदनिवम तथा। यानी कि जो स्फटिक के समान श्वेत द्रव वाला होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ स्निग्ध, स्निग्ध जिसका मतलब होता है लसलसा या चिकना। ठीक है, मधुर होना चाहिए और मधुगंधी च, यानी कि मधु के समान क्या होना चाहिए, गंध वाला होना चाहिए। ठीक है, शुक्रमिक्षन्ति केचितु तैलच्छौदनिवम तथा, यानी कि शुद्ध शुक्र की इच्छा रखने वाला, शुक्र की इच्छा यानी कि शुद्ध शुक्र की इच्छा रखने वाले का जो शुक्र है तैल के समान होना चाहिए एंड छौदनिवम तथा, यानी कि जो गर्भाधान के योग्य होना चाहिए। तो ये था शुद्ध शुक्र के लक्षण कि स्फटिक के समान श्वेत द्रव वाला, स्निग्ध, मधुर व मधुगंध वाला होना चाहिए। एंड जो शुद्ध शुक्र की इच्छा रखने वाला है उसका जो शुक्र है वो तैल के समान व गर्भाधान के योग्य होना चाहिए। अब है चरक के अनुसार कि बहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम गुरुपिक्षलम शुक्लम बहुच यच्छुक्रम फलवत् दंशयम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो संतान उत्पादक जो शुक्र होता है, यानी कि जो अपने पास जो शुक्र है फलवत दंशयम, यानी कि फल देने वाला, यानी कि संतान उत्पत्ति करने वाला जो शुक्र है वो बहल रस में मधुर गुण में, एक सेकेंड, ठीक है, बहल रस में मधुर, ठीक है, और स्निग्धम विस्त्रम, स्निग्ध होना चाहिए। ठीक है, और विस्त्रम का मतलब होता है दुर्गंध रहित। ठीक है, ये होता है दुर्गंध रहित। गुरु होना चाहिए। ठीक है, और जो वर्ड में क्या होना चाहिए, पिच्छल होना चाहिए। ठीक है, और शुक्ल होना चाहिए। ठीक है, शुक्ल मतलब कि मतलब ओज वर्ड होना चाहिए उसका। और श्राव के समय जो बहुच है, यानी कि जो श्राव के समय क्या निकले, अधिक मात्रा में निकले, वह क्या होता है, वो यच्छुक्रम फलवत् दंशयम, वो क्या होता है, फल देने वाला होता है, यानी कि इससे क्या होता है, गर्भाधान होता है। तो बहलम मधुरम, यानी कि बहलम का मतलब क्या होता है, जो बहल रस में ये रस होता है। ठीक है, बहल रस में मधुर गुण वाला होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, विस्त्रम दुर्गंध रहित होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, पिच्छल होना चाहिए, और वर्ड में शुक्ल होना चाहिए, और जो श्राव के समय अधिक मात्रा में निकले, यच्छुक्रम फलवत् दंशयम, जो कि वही क्या होता है, फल देने वाला होता है। अब इसी तरह शुद्ध आर्तव के लक्षण हैं यहाँ पर,
सशाक प्रथम यत्रु यद्वा लाक्षा रसोपमं तद आर्तव प्रशंसी यद्वासो न विरंजित। देखिए इसका मतलब क्या है, जो कि सशक प्रथम यानी कि जो सशक के समान जो रंग वाला होना चाहिए, यत्तु यद्वा या फिर लाक्षा रसोपमम, लाक्षा के समान रंग वाला होना चाहिए। सशक होता है खरगोश, या तो खरगोश के समान रंग वाला या फिर लाक्षा के समान रंग वाला होना चाहिए। तद आर्तव प्रशंति यानी कि उस आर्तव की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशंसति मतलब प्रशंसा की जानी चाहिए। आर्तव यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसमें बाह्य आर्तव का वर्णन है, ठीक है, जो अपने पास मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ब्लड निकलता है उसकी बात की जा रही है। तद आर्तव प्रशंसति, जिस आर्तव की प्रशंसा की जानी चाहिए, जो कि यद्वासो न विरंजे, जो कि रंगता नहीं है, विरंजन नहीं करता है, किसको, कपड़ों को, जो कि कपड़ों को, वस्त्र को रंजित नहीं करता है, उस आर्तव की प्रशंसा की जानी चाहिए। यानी कि वही क्या होता है, शुद्ध आर्तव होता है। अब एक पॉइंट ध्यान रखिए, जो उष्ण देश होते हैं उसमें रजोदर्शन की यानी कि जो मेनार्क होता है, जिसको बोलते हैं स्त्रियों में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसकी एज होती है लगभग 12 से 14 वर्ष, और जो शीत देश होते हैं उसमें होती है 15 से 20 वर्ष, ठीक है। जैसे भारत उष्ण देश है उसमें 12 से 14 और शीत देशों में 15 से 20 होती है जो रजोदर्शन की यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट पीरियड साइकिल होता है उसकी एज। अब इसके बाद हम बात करते हैं गर्भाधान यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो क्या लिखा है, शुद्ध शुक्र व आर्तव वाले पुरुष व स्त्री के ऋतुकाल में सहवास होने पर, ऋतुकाल यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हैं उनमें सहवास होने पर जब शुक्र व शोणित का गर्भाशय में संयोग होता है, यूटेरस में जो संयोग होता है उसे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गर्भाधान से पूर्व पुत्रेष्टि यज्ञ व इसके पूर्व उचित आहार आदि का सेवन एवं रात्रियों का विचार एवं ऋतुकाल को देखकर सहवास या गर्भाधान सहवास करते हुए गर्भाधान करना चाहिए। अच्छा, इसका जो मतलब है ये आयुर्वेद में इम्पोर्टेंट है, ये मॉडर्न में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक पूर्व पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, उचित आहार, किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, किन रात्रियों में सहवास करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि गर्भाधान हो सके, उनका संपूर्ण वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो वही पढ़ते हैं। सबसे पहले पुत्रेष्टि यज्ञ, ठीक है, इसके लिए क्या है, पुंसवन संस्कार, ठीक है, पुंसवन संस्कार एंड पुंसवन संस्कार विधि, इसके बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है, सभी संभव प्रयास के पश्चात संतान के लिंग परिवर्तन हेतु अर्थात पुत्र या पुत्री की कामना करने वाले पुरुष के लिए पुंसवन का उल्लेख किया गया है। यानी कि इच्छानुसार सम या विषम रात्रियों में सहवास करने पर भी संतान की पुष्टि के लिए किया गया विधान पुंसवन संस्कार कहलाता है। यानी कि आप कामना कर रहे हैं पुत्र की और आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो उसी के लिए जो संस्कार यानी कि जो विधि विधान किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, पुंसवन संस्कार विधि बोला जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, यानी कि जो सहवास की उपयुक्त जो दिन होते हैं, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि रात्रियों का विचार करते हुए, ठीक है, जो सहवास करते हैं। और रात्रियों का नंबर क्या होता है, उचित दिनों में, यानी कि जो अगर आपको पुत्र चाहिए तो आप सम रात्रियों में, जो ऋतुकाल है उसकी सम रात्रियों में सहवास करें, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12। और अगर आप फीमेल जो बेबी है उसकी कामना करते हैं तो 5, 7, 9, 11 रात्रियों में, जो ऋतुकाल की रात्रियों में सहवास कर सकते हैं, ठीक है। उससे आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मेल और फीमेल होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, उचित दिनों में गर्भाधान की हुई पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाली स्त्री के जो दाहिना नोज होता है, नथुना होता है, उसमें लक्ष्मणा, सहदेवा, विश्वदेवा, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा अच्छे से। लक्ष्मणा, सहदेवा, विश्वदेवा में से किसी एक को गौदुग्ध के साथ यानी कि गाय के दूध के साथ कुचलकर उसकी 3-4 बूंद नाक में डालना है दाहिने में, ठीक है। वह मुख से आने पर भी ना थूकें, और ये अगर मुख से आता है तो भी इसको थूके नहीं, और इसको मतलब अंदर गले के अंदर निगल लें, ठीक है। यह विधि दूसरे माया अंग प्रत्यंगी उत्पत्ति से पूर्व ही की जानी चाहिए। उसके बाद यह विधि यह विधि संस्कार करना क्या होता है, कठिन होता है। वह यह विधि प्रथम गर्भधान पर की जाती है, सदैव ऐसा नहीं किया जाता,
ठीक है। यानी कि ये जो लक्ष्मणा, सहदेवा और विश्वदेवा हैं, ये पेड़ हैं, इनकी कुछ बूंदें, 3-4 बूंदें किसके साथ, गोमूत्र के साथ बनाएं और इन बूंदों को दाहिने नथने में डालें और इसको निगल जाएं, ठीक है, नाक से होके। और यह विधि कब की जाती है, दूसरे या जब अंग प्रत्यंग बन जाते हैं तब की जाती है, और यह विधि हमेशा नहीं की जाती, प्रथम गर्भधान के समय ही की जाती है। तो इससे आप पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद है गर्भ उत्पादक भाव। गर्भ उत्पादक भाव यानी कि गर्भ के उत्पन्न होने पर जो भाव प्रकट होते हैं, जिनसे गर्भ उत्पन्न होता है, वे भाव कौन कौन से हैं, तो उनको 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होते हैं षड धात्वात्मक प्रभाव और एक होते हैं मात्रज आदि षड भाव, ठीक है, जो 6 भाव होते हैं। तो षड धात्वात्मक प्रभाव कौन कौन से होते हैं, उनमें पहला होता है आकाशज भाव, दूसरा होता है वायवीय भाव, तीसरा होता है आग्नेय, चौथा होता है जलीय, पांचवा पार्थिव और छठवां होता है आत्मज। यानी कि 5 तो होते हैं इसमें, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है, आकाशज, वायवीय, आग्नेय, जलीय और पार्थिव, और छठवां हो जाता है उसमें आत्मज भाव। क्योंकि पंच महाभूत में जब आत्मा का संयोग होता है तभी अपने पास क्या बनता है, शरीर का निर्माण होता है पार्थिव से। और जो शरीर बनेगा, ठीक है, जो चल शरीर बनता है जिसमें आत्मा का संयोग होता है, वही अपने पास क्या होता है, क्रियावान होता है। अब इसके बाद है मात्राजी षडभाव, ठीक है, मात्रज आदि षडभाव कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं मात्रज भाव, पित्रज भाव, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज। ये 6 भाव होते हैं, ठीक है, बस नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मात्राजी भाव हो गए 6। अब देखते हैं गर्भ उत्पादक सामग्री, इस पर क्वेश्चन आता है गर्भ उत्पादक सामग्री पे। तो आपने अभी तक गर्भ उत्पादक सामग्री के लिए आप क्या क्या सोच सकते हैं, आप इसमें जनरली लिख सकते हैं कि शुक्र शोधित होना चाहिए, ठीक है, और शुक्र का जो शुद्ध शुक्र कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए, और शुद्ध आर्तव है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, गर्भाशय, और उसमें जो गर्भाधान के लिए जो उपयुक्त चीज़ें होती हैं, उचित आहार का सेवन, रात्रि विचार, ऋतुकाल, वो सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसमें है आनुवांशिक सिद्धांत यानी वेरिएशन एवं हेरिडिटी। अब इस चीज़ को मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप ये 12th में बायोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं। वेरिएशन एंड हेरिडिटी क्या होता है, इसके बारे में आप जितना चाहें लिख सकते हैं आराम से, है ना। आनुवांशिकता, मेंडल सिद्धांत वगैरह सारा कुछ आपको आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कोष विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवीजन के 2 प्रकारों में बांटा गया है, सम विभाजन व विषम विभाजन, ठीक है। सम विभाजन को यहाँ पर डायरेक्ट डिवीजन बोला गया है और विषम विभाजन को यहाँ पर माइटोसिस बोला गया है, ठीक है। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पर यह आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है गर्भबीज निर्माण, ठीक है, जो सिंपल टॉपिक हैं जिनमें आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, 12th क्लास के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मानव गर्भबीज निर्माण यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पर्म, हेड, बॉडी एंड टेल, ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद है बीज में बीज भाग अवयव एवं उनकी विकृति, ठीक है। बीज में बीज भाग यानी बीज क्या होता है, स्पर्म में उसका न्यूक्लियस एंड उसके क्रोमोसोम्स के बारे में लिख सकते हैं, कितना होता है, अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, इस सबसे रिलेटेड। और विकृति में आप लिख सकते हैं शुद्ध शुक्र कैसा होता है, उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सीधा एम्ब्रायोलॉजी यानी कि गर्भ परिवृद्धि, ठीक है, यानी कि गर्भ का विकास कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये श्लोक देखिएगा। शुक्र शोडितम गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि शुक्र और शोडित का गर्भाशय में जो आत्मा और विकार के साथ संयोग होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, गर्भ कहा जाता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है तम चेतना अवस्थिम, उसके बाद इसमें क्या होता है, चेतना का संयोग होता है। अवस्थिम मतलब चेतना स्थित होती है इसमें, ठीक है। जब यहाँ पर विकार, आत्मा, विकार इत्यादि संयोग हो जाएंगे पंच महाभूतों के साथ, तब इसमें क्या आ जाएगी, आत्मा का संयोग हो जाएगा। इसके बाद जो पंच महाभूत हैं वो अपना अपना काम करते हैं। वायु विभजती, ठीक है, वायु क्या करती है, इसका विभाजन करती है, यानी कि जो अपने पास कोष्ठ का आशय का निर्माण होता है वो कौन करता है, वायु करती है। तेज एनम पचती, जो तेज होता है यानी कि जो अग्नि होती है वो क्या करती है, पाचन का कार्य करती है। आप क्लेदंती, जो पानी होता है, आप है मतलब पानी, ठीक है, जल, ध्यान रखिएगा। जो जल होता है वो क्लेदन का कार्य करता है, यानी कि इसमें क्लीनता यानी कि गीलापन लाता है। पृथ्वी सहंती
यानी कि पृथ्वी क्या करती है, कठोरता प्रदान करती है। जैसे मोरुला ब्लास्टुला कठोर होते हैं, वो उनको कठोरता प्रदान करती है, ठीक है। आकाशम विवर्धयति, जो आकाश होता है वो क्या करता है, वर्धन का कार्य करता है, यानी कि उसको वृद्धि करवाता है। उसके बाद क्या होता है, स यदा हस्तपाद जिव्याघ्राण कर्ण नितंबादि विरंगे रूपतस्था शरीरम इति संज्ञा लगते। उसके बाद स यानी कि इसके पश्चात यदा हस्तपाद हाथ पैर जिव्या घ्राण कर्ण नितंब आदि विरंगे रूपतस्था, यानी कि इस प्रकार ये रंगों की क्या होती है, संरचना बनती है। इसी को शरीरम इति संज्ञा लगते, शरीर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। यानी कि ये जो सभी महाभूत हैं ये अपने अपना कार्य करते हैं। इसके बाद हाथ अंग पैर जिव्या घ्राण कर्ण और नितंब इत्यादि की रचना होती है, और अंग प्रत्यंग बनने के पश्चात ही इसे शरीर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद है गर्भ में बर्ड उत्पत्ति, यानी कि जो गर्भ का जो रंग होगा, रूप रंग होगा, वो कैसा होगा। तो इसमें जैसे अगर जल महाभूत प्रधान होता है तो गौर बर्ड की उत्पत्ति होती है, आकाश महाभूत प्रधान होता है तो श्याम बर्ड की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यानी कि आकाश और जो पृथ्वी होता है वो प्रधान होता है तो अपने पास कौन सा होता है, श्याम बर्ड की उत्पत्ति होता है। अगर पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है तो कृष्ण बर्ड की उत्पत्ति होती है। तो ये गर्भ में बर्ड उत्पत्ति क्रम है, ठीक है, नॉर्मल याद रखिएगा। अब हम देखते हैं मास के अनुसार जो गर्भ का विकास, यानी कि प्रथम मास में गर्भ का क्या बनता है, इस प्रकार हर एक मास में क्या क्या वृद्धि होती है, विकास होता है गर्भ में। सबसे पहले है प्रथम मास, तो तत्र प्रथमे मासी कल्लम जायते। कल्लम का मतलब होता है मोरुला, ठीक है। तो प्रथम मास में क्या बनता है, मोरुला का निर्माण होता है। द्वितीय मास में द्वितीय शरीर उष्म निलय रंग भ्रीपिचय मानानाम महाभूतानाम संगातो घनय संजायते। इसका मतलब होता है कि द्वितीय में जो भी गर्भ होता है वह क्या होता है, वह अपने पास शीत उष्ण, ठीक है, यानी कि शीत और ऊष्मा आदि वातादि दोषों से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। और महाभूता नाम यानी कि जो पंच महाभूत होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे घन रूप हो जाता है। पंच महाभूता नाम संघातो, यानी कि संघातो घन है, जो घन रूप का बन जाता है, यानी कि जो बहुत ही कठोर और इस तरह का एकदम जैसे मोरुला होता है उस टाइप की स्ट्रक्चर का आप अज्यूम करिए, मोरुला ब्लास्टुला टाइप है ना, वो एकदम से इस तरह का हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है जो यहाँ पर श्लोक के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो गर्भ होता है यदि ये पिंड के आकार का हो तो उससे पुरुष का निर्माण होता है, पेशी के आकार का हो तो स्त्री का निर्माण होता है, और अगर ट्यूमर के आकार का या अर्बुद के आकार का हो तो नपुंसक, उसको समझना चाहिए, नपुंसक का निर्माण होता है। इसके बाद बात करते हैं तृतीय मास। तो तृतीय मास में बोला गया है तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंड का निर्वंत थे। इसका मतलब तृतीय मास में हस्तपाद और शिरस यानी कि हाथ पैर और सिर, यानी कि टोटल कितने हो गए, 5 पिंड हो गए। तो 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर, टोटल 5 पैरों का निर्माण हो जाता है तृतीय मास में। इसलिए तृतीय मास क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर अंग प्रत्यंग लगभग हाथ पैर बन गए हैं। चतुर्थ मास की बात करते हैं। चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभागे प्रवर्त्यते भवति, यानी कि चतुर्थ मास में सभी अंग प्रत्यंग का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। पंचम मास पंचमे मनः प्रति बुद्धितरम भवति। पंचम मास में क्या होता है, पंचम मास में जो मन होता है वो अत्यंत बुद्धि युक्त हो जाता है, ठीक है, बुद्धि का विकास हो जाता है। षष्ठे बुद्धि, अच्छा ये बहुत ही शॉर्ट श्लोक है, मतलब कंप्लीट बुद्धि का निर्माण कहाँ होता है, छठे मास में जाके होता है षष्ठे बुद्धि। यहाँ पर तो मन में क्या होता है, मन प्रतिबुद्धि हो जाता है, यानी कि मन का विकास होता है बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट बुद्धि का विकास होता है। सप्तम मास, देखिए सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभागे प्रवर्तते, यहाँ पर सभी अंग प्रत्यंग का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा चतुर्थ मास में भी है, चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभागे प्रवर्तरो भवति, और यहाँ सप्तम सर्वांग प्रत्यंग विभागे प्रवर्तते, तो डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है, चतुर्थ मास का और सप्तम विभाग का, ठीक है। अष्टम मास, अष्टमे स्त्री भवत्य ओज, यहाँ पर बोला गया है कि अष्टमे स्थिर भवती ओज। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो ओज होता है वो स्थिर हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर अष्टम एव
स्थिर भवति ओज। यहाँ पर अ ये जो है ये इसका मतलब होता है अ, तो ये है अस्थिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अष्टमेव अस्थिर भवति ओज। 8वें माह में जो इस ओज होता है वो अस्थिर होता है। ओज का मतलब आप बोल सकते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, अस्थिर होती है। इसी कारण बोला जाता है कि जो 8वें माह में जो बच्चे का जन्म होता है वो क्या होता है, वो मृत हो जाता है। ठीक है, वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या होती है, अस्थिर होती है, वीक होती है। नवम व दशम मास। नवम दशम एका दश द्वादश सानामन्य तदस्मिन, यानी कि 9, 10, एका 10, 11 और द्वादश यानी कि 12, इनमें से किसी भी मास में क्या होता है, गर्भ का जो निर्माण है वो तो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बेबी का पार्चुरेशन हो सकता है, यानी कि शिशु बाहर आ सकता है। तो उसे कोई खतरा नहीं है, यानी कि इसमें अपने पास शिशु बाहर आ सकता है आराम से। 9, 10, 11, 12 किसी भी मास में शिशु बाहर आ सकता है। तो ये थे अपने पास गर्भ का विकास मास के अकॉर्डिंगली। इससे क्वेश्चन ऐसा आता है कि तृतीय मास में क्या होता है। तृतीय मास का आप श्लोक लिखेंगे और उसका बस थोड़ा समझा देंगे, बस इतना सा। अब नेक्स्ट है अपने पास गर्भ का पोषण, यानी कि गर्भ पोषण कैसे प्राप्त करता है। तो आपको पता है जो माता की जो रसवाह नाड़ी होती है उसमें गर्भ की जो नाभि नाड़ी होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड वो क्या होती है, बंधी हुई होती है। ठीक है, माता की जो रसवाही नाड़ी मतलब कि जो अपने पास रस का वहन करती है उसमें गर्भ की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो क्या होती है, वो बंधी होती है उसमें। उसी के द्वारा माता के आहार रस वीर्य जो भी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, गर्भ तक पहुंचता है और गर्भ में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो गर्भाधान के समय जो अंग प्रत्यंग का जो निर्माण होता है गर्भ का, ठीक है, वो इन्हीं जो धमनियाँ होती हैं, रसवाही धमनियाँ होती हैं, इन्हीं के माध्यम से होता है। अब आता है नेक्स्ट गर्भ वृद्धिकर भाव। तो गर्भ वृद्धिकर भाव में अनेक भावों का संग्रह होता है। जैसे फर्स्ट मात्राजी भाव जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है जैसे पंचमहाभूत जो षडभाव होते हैं, पंचमहाभूत आदि जो षडभाव होते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, थर्ड होता है माता के आहार विहार से। ठीक है, फोर्थ होता है त्रिदोषज परिपाक प्रक्रिया से और 5 होता है सभी भावों की स्वाभाविक निरंतरता से। तो ये होते हैं गर्भ वृद्धि करके कुछ भाव। ठीक है, नॉर्मल आपको बस नाम ध्यान रखने हैं, इसके आगे कुछ इतना खास नहीं है। अपरा निर्माण, प्लेसेंटा के निर्माण में आप खुद अपने मन से बना के लिख सकते हैं। आप प्लेसेंटा फॉर्मेशन आप जानते हैं, ठीक है, 12th के अकॉर्डिंगली। फिर भी मैं बता देता हूँ अपना निर्माण में क्या क्या अवयव भाग लेते हैं। पहला है भ्रूण के जो बाह्य आवरण के अंकुरमय भाग होता है, यानी कि जो भ्रूण का बाह्य आवरण होता है, ठीक है, आउटर लेयर होती है उसका, और जो भ्रूण के नीचे की जो गर्भकला होती है और इनके मध्य का दोनों का जो पीला भाग होता है, ये अपने पास क्या होता है, भ्रूण का जो अपरा होता है वो कंप्लीट अपरा ये होता है। ठीक है, 12 सप्ताह में कंप्लीट बन जाता है। 12 सप्ताह में ये कंप्लीट बन जाता है। उस समय गर्भाशय का भाग जो घेरे रहता है ये, ठीक है, जो अपरा का जो अपने पास पतली कला होती है, जो अपने पास क्या होती है, भ्रूण और माता के रक्त को अपने पास मिलने नहीं देती है, वो गर्भ के पूर्ण विकास होने पर उसकी जो मोटाई होता है, उसका व्यास होता है वो 9 इंच होता है। ठीक है, और इसमें एक नाल लगी रहती है, ठीक है, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और संपूर्ण जो जरायु होता है उसका जो भार होता है वो कितना होता है, 500 ग्राम होता है। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन चीज़ें हैं, ये आप नॉर्मल देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि यह गर्भ की नाभि नाड़ी से अपरा के मध्य जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वहाँ तक अपने पास क्या होता है, जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 18 से 20 इंच के मध्य, या फिर आप बोल सकते हैं जो 50 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और इस नाभि नाड़ी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें एक शिरा और 2 क्या होती हैं, धमनियाँ। ठीक है, एक तो वेन होती है और 2 आर्टरी होती हैं। ठीक है, और एक दूसरे से ये क्या होती हैं, जो रस्सी की तरह गुथी होती हैं, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल ट्विस्ट बोला जाता है। ठीक है, नाभि नाड़ी इतना सा है। सबसे लास्ट टॉपिक चैप्टर का प्रकृति विवेचन। ठीक है, यहाँ निदान की दृष्टि से विवेचन, ठीक है, निदान की दृष्टि से प्रकृति में के भेद और प्रकृति विवेचन। तो प्रकृति क्या होती है, गर्भज होती है और देह होती है। ठीक है,
और निदान की दृष्टि से प्रकृति क्या भेद होते हैं? देह दोष प्रकृति, सत्व यानी कि महाप्रकृति। ठीक है, देखिए प्रकृति विवेचन का मतलब ये होता है सीधा सा कि जो मनुष्य होता है उसका स्वभाव कैसा होगा, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। यानी कि वो सत्वज होगा, तमज होगा, ठीक है, यानी कि जो गुण होते हैं, ठीक है, कौन सा गुण उसमें होगा, सत्व होगा, रज होगा या तम गुण होगा, ठीक है, कौन सा गुण की उसमें प्रधानता होगी, ये गर्भज प्रकृति पर भी निर्भर करता है और देह प्रकृति पर भी निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु का निर्माण पिता के शुक्राणु या माता के डिंब से होता है। इस संयोग के समय शुक्र एवं आर्ता में जो दोष प्रबल हो जाता है, ठीक है, जो भी दोष प्रबल हो जाएगा उसी प्रकार से अपने पास क्या बन जाएगा, उसकी प्रकृति हो जाएगी। ये गर्भज प्रकृति। देहज प्रकृति में वही अपने पास त्रिदोष हो गए, ठीक है, त्रिगुण हो गए, ठीक है, जिनकी हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि सत्व या महाप्रकृति। ठीक है, आपको सत्व प्रकृति बोल देगा या महाप्रकृति। महाप्रकृति इसलिए बोलते हैं कि जो त्रिगुण होते हैं सत्व, रज और तम, उसकी वजह से इसको महाप्रकृति बोला जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति और तीसरा तामस प्रकृति। ठीक है, सात्विक प्रकृति की बात करें, जो ऋषि होते हैं, ठीक है, वो सबके क्या होते हैं, गुण होते हैं। सात्विक प्रकृति वैसे 7 प्रकार की होती हैं, आपको मैं नाम बता देता हूँ वैसे तो, जो ब्रह्म का है, महेंद्र का है, वरुण का है, कौबेर का है, गांधर्व का है, याम्य का है और आर्ष का है। ठीक है, आर्ष यानी कि ऋषि। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, सात्विक गुणों वाले होते हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलता है, सात्विक प्रकृति बोला जाता है। राजस प्रकृति की बात करते हैं, राजस प्रकृति की बात करते हैं तो राजस प्रकृति 6 प्रकार की होती है। आसुर का है, सर्प का है, शाकुन का है, राक्षस का है, पैशाच का है और प्रेत का है। ये क्या होते हैं, ये राजस गुणों वाले होते हैं। ठीक है, राजस प्रकृति 6 प्रकार की। इसके बाद तामस प्रकृति। तामस प्रकृति के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं, पशु का है, मत्स्य का है और वानस्पत्य का है। ठीक है, ये होते हैं अपने पास कौन से, तामस प्रकृति। तो ये अपने पास सत्व प्रकृति के भेद होते हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, 7, 6 और 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देह दोष प्रकृति कुछ नहीं है। देह दोष में आप वही त्रिदोष वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने पास देह प्रकृति, देह दोष प्रकृति, वही अपने पास दोष कौन कौन से होते हैं, वात पित्त और कफ होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं और यहाँ भी ये सारा कुछ सिंपल है। तो अपने पास चैप्टर बहुत लंबा चला गया है। अपने पास ये था, अपने पास चैप्टर नंबर 3 गर्भवक्रांति शारीरम। ठीक है, ऐसे मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताऊँगा इस चैप्टर से रिलेटेड कि इसी चैप्टर से नहीं, किसी भी चैप्टर से जो बुक का जो हेडिंग होता है वो एज ए क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल डिटेल में जा कर के पढ़ाने का मतलब है कि आपको एक चैप्टर को 1 आवर लगभग देना। ठीक है, जितना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जितना आप बैठ भी नहीं सकते, इस वीडियो को देख नहीं सकते, तो एक एक सब टॉपिक क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कोशिश करी है जो ज़्यादातर हाईएस्ट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन बन सकता है वो कवर किए हैं। ठीक है, फिर भी आपको किसी सब टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया हो, जैसे आपको आपरा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, प्लेसेंटा, इनमें कोई भी कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, देन हम उसको अच्छे से आपको प्रॉपर समझा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।